जी सबको नमस्कार है। सब लोग सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको भी। अभी मैंने सर। सबको सबको अनम्यूट किया हुआ है, पर अपनी तरफ से सब लोग म्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते सलोनी जी। हाँ जी। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं 1-2 मिनट में। हाँ जी सर। अब ये सेशन हमारा शुरू में मैं आपको अनम्यूट किया हुआ है। जब व्हेन आई विल स्टार्ट आई विल म्यूट एवरीबॉडी सो दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड। रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। अभी भी कुछ लोगों ने अपना माइक ऑन करा हुआ है, जरा बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि नए नए लोग ज्वाइन करते हैं ना, उन्हें पता नहीं रहता। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी की इस वर्कशॉप में, और अपना प्रेजेंटेशन मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आर यू ऑल एबल टू सी माई प्रेजेंटेशन एंड हियर बी वेल। कैन यू ऑल सी माई पीपीटी? भगवान गणेशा। यस सर। ओके। यस सर। ओके, अभी मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा अनम्यूट कर दूंगा जब मुझे आप लोगों का कोई फीडबैक लेना होगा। ओके। वी स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मैं हर बैच में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमको ज्योतिष में कोई भी कार्य प्रारंभ करें, लर्निंग का हो या अपनी प्रैक्टिस करने का हो, कंसल्टेंसी का हो, तो भगवान गणेश जी की वंदना से आरंभ करना चाहिए। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से करते हैं, उनकी वंदना से करते हैं, जिससे कोई भी कार्य हमारा बिना किसी विघ्न और बाधा के संपन्न हो जाए। परंतु ज्योतिष का इसका एक विशेष महत्व है। आप किसी से बात करोगे कि ज्योतिष सीखने के लिए कौन से प्लैनेट की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से कि जुपिटर चाहिए क्योंकि विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए। मरकुरी चाहिए क्योंकि वाक्पटुता चाहिए, ओरल स्किल चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। ओके। शनि चाहिए क्योंकि कर्म भी करना पड़ता है, और गहरी विद्या भी चाहिए होती है। परंतु ऑकल्ट साइंस की हम बात करेंगे तो ऑकल्ट साइंस इज गवर्न बाय द प्लैनेट केतु। ज्योतिष एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, गहन सब्जेक्ट है, तो बहुत से प्लैनेट का आशीर्वाद इसमें चाहिए होता है। जुपिटर का भी आशीर्वाद चाहिए, बुध का भी चाहिए, शनि का भी चाहिए, परंतु जो मेन प्लैनेट है वो केतु है। केतु के जो डीटी हैं, जो केतु के जो देव हैं, वो भगवान श्री गणेश है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जितनी भी हमारे यंत्र हैं, जो हमारी रेमेडीज हैं, मंत्राज हैं, ये सारे हमारे अथर्व वेद से निकल कर आते हैं। अथर्व वेद का भी जो पूज्य देव हैं वो भगवान श्री गणेश है। आज हम केपी सीखने के लिए या केपी से अपने आप को इंट्रोडक्शन कराने के लिए ये सेशन अटेंड कर रहे हैं।
केपी के श्री कृष्ण मूर्ति जी थे, वो स्वयं भगवान श्री गणेश के एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं भक्त थे। उनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है, सब लॉर्ड थ्योरी। वो एक किसी दुविधा में फंस गए थे, ज्योतिष से संबंधित ही थी। अगर टाइम मिला तो मैं आगे बताऊंगा। तो उन्होंने भगवान श्री गणेश की गहन आराधना की थी, और उसके बाद उनको कहते हैं ना यूरेका मूवमेंट, उनका यूरेका मूवमेंट आया, और उनके जो बुद्धि उनके दिमाग में परेशान कर रही थी, उसकी उनको सॉल्यूशन मिला। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, मैं सुनील दीक्षित हूँ। आई एम डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। मैं स्वयं पढ़ाता हूँ वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, और आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एडवांस प्रेडिक्टिव की मेरी टाइम टू टाइम वर्कशॉप होती रहती हैं। जैसे 8 दिन की, 10 दिन की, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कि मैरिज और रिलेशनशिप है, प्रोजेनी है, कैरियर कैरियर है, एजुकेशन और कैरियर कह सकते हो। ओके, तो इस तरह से अष्टक वर्गा है, गोचर है, तो इसके ऊपर स्पेशलाइज वर्कशॉप कंटिन्यूसली होती रहती हैं। न्यूमरोलॉजी हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो पढ़ाती हैं। टैरो कार्ड भी, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पढ़ाती हैं। मेडिटेशन और योगा का भी एक सेशन में अपने हर कोर्स में कराता हूँ। तो ये जो केपी जो भी ज्वाइन करेंगे, उसमें भी मैं प्रयास करूंगा कि एक सेशन में मेडिटेशन का करूं। आप कह सकते हो कि भाई ज्योतिष के अंदर मेडिटेशन का क्या काम है। देखिए, मेरा मानना है, और मानना ही नहीं, पक्का विश्वास है, और जो ज्योतिष के जो बहुत, जिसको आप कहते हैं स्कॉलर्स है, उनका भी ऐसा मानना है कि ज्योतिष है एक साइंस है, पर ये बाकी साइंस से इसलिए अलग है क्योंकि ये एक डिवाइन साइंस है, ये दैवीय साइंस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपने एक नियम लगा दिया, वो नियम लगाओगे और एक खास वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे केमिस्ट्री है, 2 एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का मिलके एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा, एक एक नियम है, ये हमेशा लगेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु ज्योतिष के अंदर फ्रेमवर्क है, नियम है, हजारों लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें जो सही रिजल्ट पे जाने के लिए हमको एक डिवाइन से भी कनेक्ट होना पड़ता है, और डिवाइन से वो ही कनेक्ट हो सकता है जो कि इंट्यूटिव हो, जिसकी कुंडली जागृत तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, पर कम से कम उसकी इंट्यूशन पावर इतनी हो कि वो आंख बंद करे तो बिना किसी उसका दिमाग उधर भटकने के सीधा वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सके। बहुत, इसमें फिर ज्योतिष के जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग तो पैदा ही इस तरीके से होते हैं कि उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने ये साधना पता नहीं 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म पहले ही आरंभ कर चुकी होती है। तो इन दिस लाइफ दे आर बॉर्न विद द विद दिस पावर ऑफ इंट्यूशन। परंतु हम इसको प्रयास करने के बाद भी मेडिटेशन के माध्यम से अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके अलावा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी, और मेरा सॉफ्टवेयर है वास्तु टेक सॉफ्टवेयर के नाम से है। वो मेरी एक दूसरी कंपनी के है, उसके द्वारा हम किसी भी बिल्डिंग का वास्तु एंड टू एंड सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्डिंग की नाभि निकालना, ओके, उसके बाद उसको 8 16 32 में डिवाइड करना, उसके 8 16 32 के जो हम चार्ट ग्राफ बनाते हैं वो बना सकते हैं। गेट की पोजीशन 32 ग्रिड में कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट और एंटिटी के प्लेसमेंट को कहाँ रखने से क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, देवताओं को बिठा सकते हैं। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
आज विषय दूसरा है। मेरे स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम ज्वाइन करते हैं, तो कुछ की मैंने आपके ठीक है, तो हर साल मैं काफ़ी स्टूडेंट पढ़ाते रहते हैं। इस साल मेरा एम है था कम से कम 1000 स्टूडेंट को पढ़ाना। देखिए, ये केपी का कोर्स हमारा चालू हो रहा है 18 जून से। इट वाज टू स्टार्ट फ्रॉम 11 जून, बट अभी एक हफ्ते पोस्टपोन किया है क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तो केपी कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 18 जून। इसकी जो सेशंस है, देयर विल बी 23 सेशंस। एक हफ्ते में 2 सेशन होते हैं, तो करीब करीब 2.5 महीने ये कोर्स चलता है। शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक क्लास होती है। हर सेशन का वीडियो मिलता है, जिससे कभी कोई आपका वीडियो मिस हो जाता है, क्लास मिस हो जाती है, तो बाद में अपने कन्वीनियंस से आप सुन सकते हो। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हो, मेरे से 1 to 1 भी बात कर सकते हो। इस इसकी फीस है 16,350। इसके अंदर 1 साल का केपी स्टार 1 का सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। उसके फायदा ये होगा कि एक तो केपी स्टार 1 बहुत केपी के लिए बहुत बहुत ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है। बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, जैसे जन्म लगन शुद्धि, है ना, अ, और इस तरह की जो पूर्व निर्धारित घटनाएं हैं, तो बहुत सारी इसके अंदर एडवांस फीचर हैं। तो इसका आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और जिससे कि आप और हम एक साथ अभ्यास करें, क्योंकि मैं जो भी एग्जाम्पल्स लूंगा वो सारे चार्ट आई विल बी ओपनिंग इन केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर। आप भी केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर पर काम करोगे तो लर्निंग थोड़ी हमारी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ओके, कोई भी सूचना लेनी हो ज़्यादा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 9205725596 और 9671931555। ओके, 920572992556 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जुलाई में हमारा एक कोर्स और चालू होगा 17 जुलाई से, एस्ट्रो वास्तु का। ओके, तो इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लिंक करके बहुत रेमेडीज जो हम देते हैं वो बहुत आप कह सकते हो बहुत क्विकली काम करती हैं, बहुत इफेक्टिवली और बहुत फास्ट काम करती हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं या जो पुराने भी हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जो नए लोग हैं जिनको ज्योतिष का ABCD भी नहीं पता, वाई शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी विद केपी एस्ट्रोलॉजी। और जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जैसे हो सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं सालों से, उन लोगों को भी केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहिए, ये दोनों चीज हम डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के 4 पिलर होते हैं जिसके ऊपर टिकी हुई है: नक्षत्राज, राशि, भाव और प्लानेट। तो हमारा ये जो कोर्स होगा, बिल्कुल हम लोग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक, एंड इट विल कवर बेसिक एंड एडवांस बोथ। तो जो लोग बिल्कुल जिन लोगों को ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों को कंप्लीट ज्ञान है वो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि केपी के अंदर जो प्रेडिक्शन का तरीका है वो बहुत एक्यूरेट और फास्ट है। ओके, जबकि ये टिका हुआ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही है। तो ये 4 इसके मुख्य पिलर हम कह सकते हैं। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, अब आप कहोगे दुनिया भर की एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, रमल एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वाई केपी एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग सो पॉपुलर, और ये है क्या? देखिए, सबसे एंशियंट साइंस तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे हजारों साल जिसकी हम बात करते हैं, हमारे जैसे मैंने अभी बताया था अथर्ववेद, ये हमारे पौराणिक काल से
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही चली आ रही है। जो हमारी पुरानी पुस्तकें आप पाओगे, जैसे कि व्रत पाराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, जो पुरानी पुस्तकें हैं, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी। वहीं से हमको ज्ञान हुआ था नक्षत्रों का, प्लानेट का, उनकी गति का, और उनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो सारी स्टडी तो वहीं से आई थी निकल के। और हजारों साल के अंदर वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा पूरे भारत में फैली, बाहर भी गई। तो दक्षिण में गई, पूर्व में गई, पश्चिम में गई। तो उसमें थोड़े थोड़े वहाँ के ऋषि मुनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ चेंजेस करे, और कुछ अलग अलग नाम से हो गई। कहीं पर ये जैमिनी कहलाई, कहीं पर ये नाड़ी हो गई। कुछ अलग डायरेक्शन में उन्होंने कुछ और प्रोग्रेस करी, तो उसमें कुछ नया वैल्यू एडिशन हो गया। ज्योतिष को करने का उन्होंने कुछ नया तरीका निकाल दिया। पर उनकी जो बुनियाद है, जो उनका फंडामेंटल है, जो बीज है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ना हुआ। प्लानेट वही रहेंगे, उनके सिग्निफिकेशन वही रहेंगे, नक्षत्र वही रहेंगे। बस उनको रीडिंग का तरीका थोड़ा अलग अलग लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस से करा। इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे नई है, जो कि अभी पिछले ही सेंचुरी में श्री किशन मूर्ति जी ने, वो लिव्ड फ्रॉम 1908 से 1972, तो किशन मूर्ति ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये बहुत एक्यूरेट सिस्टम है। क्यों एक्यूरेट है ये मैं बताता हूँ। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इज अ फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ वैदिक, नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। देखिए, किशन मूर्ति जी प्रकांड पंडित थे, या आप कह सकते हो बहुत बड़े स्कॉलर थे, वैदिक ज्योतिष के भी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के भी, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के। तो उन्होंने पाया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल है, एक्यूरेट तो है, पर ये बहुत जजमेंटल है। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे डिक्टम्स हैं, बहुत सारे पढ़ने के तरीके हैं। उसके ऊपर मास्टरी करना तो भाई ऐसे है कि सालों साल के, 20 साल 25 साल लगे रहो उसके अंदर, तो अभी कोई ये बोले मैं मास्टर हो गया हूँ, या मैं कोई भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस, वो नहीं आ पाता। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं और मेहनत की है और सालों साल लगाए। पर सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक ज्योतिष को इतना टाइम डिवोट करना, बहुत कम लोग हैं जो उस पर, आप कह सकते हो मास्टरी तो कोई भी नहीं कर पाता, पर हम ये कहें कि उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझ लिया है, तो मुश्किल होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें अच्छी थी कि उसमें प्रेडिक्शन करते हुए जो बहुत सारे रूल हैं उसको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस नंबर को देख के हमें पता लग जाता है कि ये नंबर है तो ये है, ये नंबर है तो ये है। तो प्रेडिक्शन आसान हो जाती है। और फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने भी हमारी विद्या ली, पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स में ये अच्छी बात है कि जो वो हमारे यहाँ से लेते हैं उसके अंदर रिसर्च करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। तो उन लोगों ने एक एंगुलर एस्पेक्ट, जिसको कोणीय संबंध कहते हैं, वो उसके अंदर ऐड किया, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो वाट कृष्णमूर्ति डिड, ही टुक बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नाड़ी, एंड सम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। और जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो साइंस को कॉम्प्लेक्स बना रही हैं पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, उसको उन्होंने हटा के इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है कृष्णमूर्ति पद्धति। इसके द्वारा हम कोई भी प्रेडिक्शन, चाहे कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना, कुछ ही मिनट में देख सकते हैं। ओके। और बहुत जल्दी देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है गलत देखेंगे, जल्दी देखेंगे और बहुत एक्यूरेट देखेंगे और बहुत फास्ट देखेंगे। मुझको इस ग्रुप में कोई बताए कि जिसको एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी भी नहीं आता, कोई है ऐसा? मैं भी जरा अनम्यूट कर रहा हूँ।
अच्छा, कोई बताए जिसे अभी एस्ट्रोलॉजी का। डॉक्टर मनोज कुमार, आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी कभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने कभी राहुल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है? चलिए, कोई मुझे बताए जिसने कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी। सर, नहीं पढ़ी राहुल। सर। आई कौन? एम बिगनर। कौन? दोबारा बोलिए अपना नाम। सर, डॉक्टर राहुल राहुल। मनोज कुमार जी। राहुल। राहुल, ओके। यस सर। राहुल और? राहुल। हाँ, आई एम राहुल। बिगनर। हाँ, और कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज। देखिए, डॉक्टर मनोज है और राहुल है। ये कहते हैं कि ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी में अभी एंटर कर रहे हैं। दे डोंट हैव प्रायर नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अभी मैंने आपसे कहा कि हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो 20-20 साल लगते हैं। और किसी से कोई प्रश्न पूछो, अगर मैं किसी से जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उससे पूछूं कि इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं, और जबकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर फिर भी उसके दिमाग में एक हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे रूल ऐसे बनते हैं। वो कहते हैं शादी होगी और कुछ कहते हैं नहीं बनेगी। उन सबको डिसाइड करके एक जगह पे जाना पड़ता है। या कोई पूछे कि मेरा ट्रांसफर हो गया है चेन्नई, क्या मेरा ट्रांसफर मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं, तो इसका आंसर देने में या मास्टरी करने में बहुत टाइम लगता है। मैं कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इसके अंदर बहुत कुछ स्टडी करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। और अभी हम लोग एक सवा घंटे का सेशन करेंगे, एंड वी विल सी कि राहुल जी और मनोज जी कुछ प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कुंडली देखते हैं या नहीं। तो अगर दे पाते हैं, ओके, तो दैट विल बी ग्रेट। ओके, यस यस सर। सर। चलिए अभी मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो आप अगर चुप रहते हो तो मैं ना भी करूँ। नहीं चुप ही रहेंगे जी। ठीक है, आप तो कह रहे हो, पर जो नए लोग आते हैं ना उनको यार पता नहीं होता, अभी भी लोग एंटर कर रहे हैं। कोई नहीं सर, आप अनम्यूट कर दीजिए ना। मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी। मैं नहीं चाहता लोग डिस्टर्ब हो। देखो, ये तो मैं सेशन कितना भी लंबा ले सकता हूँ, पर पॉइंट ये है कि अभी एक सवा घंटे में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जिससे आप ये समझो कि केपी में हम कैसे सरलता से यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं खास खास बातें आपको बताऊंगा। मेनली आई विल ट्राई टू टेल यू कि कैसे यूज करते हैं, और कैसे कि न्यू बिगिनर भी इसको कितनी जल्दी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये एक चीज समझिए, केपी की जो बैकबोन है, एक नियम है। ये नियम क्या है कि कोई भी प्लानेट जिस नक्षत्र में होता है, अब ये नक्षत्र क्या होता है, प्लानेट क्या होते हैं, ये तो हम आगे समझेंगे, ये तो विषय है। पर जिस व्यक्ति को भी ज्योतिष की थोड़ी सी नॉलेज है, उसको इतना थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है अभी एकदम से 100% समझ में ना आए, फिर भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता पड़ेगा कि ये वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस। देखिए, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम क्या बोलेंगे कि कोई प्लानेट जिस घर में बैठा है और जहाँ का लॉर्ड है वहां के रिजल्ट मुख्य रूप से देता है। ये एक सामान्य नियम है ज्योतिष का। कोई भी प्लानेट कुंडली के 12 घरों में जहाँ बैठा है, जहाँ का लॉर्ड है, वहां का रिजल्ट मुख्य रूप से देगा। जैसे मान लो जुपिटर है, दूसरे घर में बैठा है। अब दूसरे घर में बैठा है, दूसरा घर धन का है, तो धन का रिजल्ट देगा। पर वो रिजल्ट जो धन है, अब धन का रिजल्ट तो देगा, पर वो धन कमाएगा या गवाएगा, या धन कर्जा लेगा, क्या करेगा। 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का लॉर्ड है, कोई प्लानिट 7वें घर की रिजल्ट देगा, मतलब शादी शादी से संबंधित घटनाओं के बारे में बताएगा। पर वो शादी अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगाने के देखने पड़ते हैं।
तो अब जब ऐसे प्लानेट की दशा चलेगी जो सातवें घर का कार्येश है, मतलब ऐसा प्लानेट जो सातवें घर में बैठा है, जब उसकी दशा चलेगी तो वो अच्छे रिजल्ट देगा या खराब? शादी हारमोनियस चलेगी या शादी में प्रॉब्लम आएंगी? नौकरी वाले प्लानेट की दशा चल रही है तो प्रोग्रेस करेगा या नौकरी से उसका नौकरी में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, निकाला जाएगा, डिमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, क्या होगा? तो केपी के अंदर जो मेन नियम है वो है कि कोई भी प्लानेट जिस प्लानेट के नक्षत्र में है, वो नक्षत्र लॉर्ड जिस स्थान पे बैठा है वहां के रिजल्ट मुख्य रूप से देता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि जुपिटर दूसरे घर में बैठा है। अब केपी में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जुपिटर का जुपिटर कौन से नक्षत्र का लॉर्ड है? जैसे पुनर्वसु है, पुनर्वसु के अंदर मान लो बुध बैठा हुआ है, तो बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? बृहस्पति। तो जब बुध की दशा चलेगी तो वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा, और नक्षत्र लॉर्ड तो बैठा है दूसरे घर में, तो पता लग गया हमको कि दूसरे घर के धन से संबंधित रिजल्ट आएंगे। तो कोई भी प्लानेट अपनी दशा भुक्ति अंतरा में अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा है, जहां का लॉर्ड है। पर वो रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे, वो नक्षत्र लॉर्ड को 9 भागों में बांट देते हैं। हर भाग को कहते हैं सब, और 9 के 9 सब का एक प्लानेट लॉर्ड होता है। तो 9 जो भाग हुए, उस 9 भाग में प्लानेट कौन से भाग में बैठा है? मान लो वो ऐसे भाग में बैठा है जिसका लॉर्ड सब लॉर्ड मरकुरी है, और मरकुरी कुंडली के अंदर 11वें भाव से संबंधित है। तो सब लॉर्ड ये बताएगा कि जो रिजल्ट मिल रहा है उसका फल कैसा है। तो सब लॉर्ड अगर 12वें घर से संबंधित है तो मतलब वो धन गंवाएगा, क्योंकि धन 12वां घर हानि है। और अगर सब लॉर्ड 11वें घर से संबंध बना रहा है तो धन कमाएगा। छठे घर से संबंध बना रहा है तो हो सकता है कि लोन वोन ले है भी, इस तरह से चीजें पता लगती है। तो 3 चीज हो गई। एक तो वो प्लानेट जो आपको बता रहा है उसको तो कहते हैं सोर्स प्लानेट, कहाँ के रिजल्ट देगा? अपने नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे, वो बताएगा सब लॉर्ड। तो ये 3 चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यही सब हम पढ़ेंगे कोर्स में। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूलिंग प्लानेट। रूलिंग प्लानेट भी एक ऐसी डिस्कवरी है कृष्णमूर्ति पद्धति की, जिसके द्वारा ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं जो कि अदरवाइज किसी और ज्योतिष के द्वारा संभव नहीं है। वो प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं प्री डेस्टाइंड और पूर्व निर्धारित। जैसे कि आपकी पत्नी या आपका पति, मतलब आपका स्पाउस, सपोज योर स्पाउस इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे की फ्लाइट से, एंड योर स्पाउस इज सपोज टू कम इन दिल्ली एट 11:30 नाइट, और 12:30 बजे तक स्पाउस नहीं आया, और फॉर सम रीजन मोबाइल भी रीचेबल नहीं है। ओके, मतलब यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर स्पाउस, और जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ उसका अराइवल है उससे 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गया। देन विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लानेट in KP astrology, you can find out at what time your client's spouse will reach home, or even you are traveling in train। आप बॉम्बे से दिल्ली आ रहे हो राजधानी में, रास्ते में किसी ने ट्रेन खींच दी, और आपको दिल्ली में तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब- और आप जानना चाह रहे हो कि भाई ये कितनी देर रुकेगी, दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी। ये प्रश्न भी आप रूलिंग प्लानेट की सहायता से पता लगा सकते हो कि एट व्हाट टाइम आई विल बी रीचिंग दिल्ली। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप इस तरह के
रूलिंग प्लानट की सहायता से। और रूलिंग प्लानट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि जन्म लगन शुद्धि आप जानते होंगे। जैसे कोई बोले कि मेरी, जब मैं पैदा हुआ था, मेरी माता जी ने बोला कि तुम 7 और 7:30 के बीच में पैदा हुए। टाइम तो पक्का याद नहीं आ रहा, पर 7, 7:30 के बीच का टाइम था। एंड द पर्सन इज कीन टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। मान लो 7:10 पे लगन चेंज हो रही है, 7 से 7:10 मेष लगन है, और 7:10 पे वृषभ लगन लग रही है। अब वो और परेशान है कि यार मैं मेष लगन है वृषभ लगन है, क्योंकि आधे घंटे के इंटरवल में तो लगन भी चेंज हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लानट वी कैन पिन पॉइंट द टाइम, एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम द नेटिव टुक बर्थ। ओके, तो ये सब भी हम समझेंगे। ये मैं थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। जो पुराने मेरे एस्ट्रोलॉजर, जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वैदिक वाले हैं, वो सब जानते होंगे कि जब हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट मार दो, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न का उत्तर दे दो। तो शॉर्टकट मार दोगे तो भैया फिर आपके आंसर भी तो गलत ही आएंगे ना। और जब क्लाइंट को आप गलत बताओगे, तो आप जो क्लाइंट के साथ तो आपने किसी भी वजह से आपने अगर पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करा है, तो क्लाइंट के साथ भी एक तरह से सही आपने एथिकल नहीं किया, और फिर ज्योतिष भी तो बदनाम होती है। पाराशर जी ने तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिख दिया। उन्होंने तो बता दिया कि भाई ये आपका राशि चार्ट है, और जो भी इवेंट है उसके लिए आपको अलग अलग तरीके का डिवीजन चार्ट लेना पड़ेगा। संतान के बारे में प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो आपको D7 सप्तमांश देखो। माता पिता के बारे में प्रश्न है तो D12 देखो। पत्नी के बारे में, पति के है D9 देखो। ओके, कैरियर के बारे में है D10 देखो। प्रॉपर्टी के बारे में D4 देखो। एजुकेशन के बारे में D24 है, वो देखो। अब मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, और मैं अभी आपसे पूछता हूँ, जो लोग वैदिक के छात्र हैं, आप मुझे बताएं, क्या एजुकेशन के लिए कोई D24 देखता है? बहुत कम लोग देखते हैं, जहाँ तक मेरा विचार है। मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ, देखते हैं पर बहुत कम लोग देखते हैं। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? सर 5th हाउस देखते हैं मोस्टली। 5th हाउस देख दिया भारती जी, और वो देखा नहीं D24? जब नहीं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हो, D4 देखता है कोई? सर, तो बहुत कम लोग देखते हैं। बहुत कम लोग देखते हैं, बस यही मैं यस। कहना चाह रहा हूँ। तो पाराशर जी ने तो कहा है D4। अब देखिए नुकसान क्या होता है। आपको पता है एक लगन कितनी देर के लिए उदित होती है? 2 घंटे के लिए उदित होती है। मान लो दिल्ली में 10 बजे मेष वृषभ का लगन लगा, तो 10 बजे से 12 बजे तक वृषभ का लगन लगा रहेगा। ये सुन लो। अब 10 और 12 के बीच में कोई व्यक्ति 10 बजे पैदा हुआ है, कोई 10:15 पे हुआ है, कोई 10:30 हुआ है, कोई 11 हुआ है, 11:30 हुआ है, 11 पौने 12 हुआ है, 11:55 हुआ है। सभी का लगन वृषभ बनेगा? ये सर नो टेल मी। सबकी एक सी कुंडली बनेगी? तो 2 घंटे में जब सबकी एक ही कुंडली बन गई, और आपने राशि चार्ट देख के कह दिया कि भाई तुम इंजीनियर बनोगे या तुम्हारी तो बहुत प्रॉपर्टी होंगी, तो 2 घंटे के लिए फिर आप क्या जनरलाइज प्रेडिक्शन कर रहे हो, या उस विशेष व्यक्ति की कर रहे हैं? बताइए मुझे। 2 घंटे में जो पैदा हुआ है हमने जनरलाइज प्रेडिक्शन कर दी ना, किसी हाँ की भी जी। हो। चाय बनाई तब तो देखा था। अरे बंद करिए लता जी, बंद करिए लता जी, बंद करिए। नहीं, लेकिन इतना नहीं था, ये ऊपर तक दूध था, कम कैसे हो गया? तो मैंने तुम म्यूट। लोग को इसीलिए जब हम D24 देखते हैं, तो एक राशि को पाराशर जी ने 24 इक्वल भागों में डिवाइड करा, जिससे कि पता लगे कि प्लानेट उस राशि के कौन से भाग में है। उस भाग के हिसाब से D24 के उस व्यक्ति विशेष के बारे में पता लगेगी कि उसकी शिक्षा कैसी होगी। ठीक है, तो ये करना चाहिए, पर ऐसा लोग करते नहीं है, क्योंकि इसको सीखने के लिए मैंने क्या बताया
सालों साल लगते हैं। और ये मैथ थोड़ा मैथमेटिकल होता है, तो पहले तो लोग डरते थे, मैथमेटिक्स नहीं आती थी। आजकल तो कंप्यूटर है, चलो डिवीजन चार्ट भी बन जाएंगे, पर देखने भी तो आने चाहिए। इसलिए क्या है, इस साइंस को सीखने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो उसमें है तो सब कुछ, पर टाइम लगता है मास्टरी करने में। अच्छा, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में प्रोसीजर नहीं है, जैसा मैंने बताया, और जैसा अभी मैडम ने भी बोला कि बहुत कम लोग देखते हैं D4। इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। एक व्यक्ति तो देख रहा है, डिवीजन चार्ट देख के बता रहा है, चलित चार्ट भी देख के बता रहा है, दूसरा व्यक्ति बिना देखे बता रहा है, तो सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, तो सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। फिर क्लाइंट क्या कहता है, यार ये वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर भी ज्योतिषी बदनाम होती है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे डिक्टम्स और रूल होते हैं, जो कि मेमोराइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि हम जब वैदिक में भी करते थे, तो रटते तो नहीं है, पर जब कई बार पढ़ते हैं दिमाग में आने भी लगते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जैसे शादी होगी, मान लो अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, अब उसके मान लो 50 नियम है, डाइवोर्स के 50 नियम है, 55 नियम है, ठीक है, डिनायल के नियम है, लेट शादी लेट होने के अलग नियम है, अर्ली मैरिज है, मल्टीपल मैरिज है, और अवैध संबंध है। तो हर चीजों के रिलेशन है, इंटरकास्ट मैरिज है। तो शादी से संबंधित जो भी चीज है, हर चीज के 50 50 60 60 70 नियम है। तो ये तो एक ही टॉपिक हो गया। ओके, इसी तरह से संतान है, लेट होगी, जल्दी होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, ट्विंस होंगे, गोद लेंगे, संतान से रिलेटेड जो कुछ है, हर चीज के नियम होते हैं। तो मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। चलिए, ये है ना, ये ब्रॉड चीजें। केपी के अंदर क्या होता है, केपी के अंदर पहले ही कुंडली को, नक्षत्र को 9 भागों में बांट देते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो एक राशि करीब करीब 22 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो हम जो प्लानेट की पोजीशन देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इसके पैदा होते हुए प्लानेट राशि के, मतलब नक्षत्र के कौन से 9वें भाग में, या इनडायरेक्टली उस राशि में 22 डिवीजन में से कौन से भाग में। तो आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर 10 बजे पैदा हुआ है, 10:15 हुआ है, 10:25 पे हुआ है, तो उसका जो 22 भाग में से वो डिवीजन चेंज होता चला जाएगा। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट 10:35 वाले की कुंडली और 10:40 10:45 वाले की कुंडली में भी वी कैन डिफ्रेंशिएट, और उसी के हिसाब से हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा लाभ है कि इसके अंदर रट्टाफिकेशन नहीं है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और क्योंकि हमने पहले ही नक्षत्र को 9 भागों में, राशि को करीब 22 भागों में बांट दिया, तो सारे डिवीजन चार्ट एक तरीके से सुपर इम्पोज हो गए। तो एक ही कस्पर चार्ट हमको सिर्फ रेफर करना है। बाकी 24 जो हमारे षोडश वर्ग है, उनको हमें रेफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बहुत प्रेडिक्शन को सरल बना देती है, और जो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाती है। फिर एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड मेथोडोलॉजिकल। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, डेट मैरिज होगी, सब कुछ हमारा, एक बार हमने प्रोसीजर समझ लिया कि कोई भी घटना का प्रॉमिस देखने का क्या तरीका है, फिर उस घटना का हम टाइमिंग कैसे निकालते हैं, फिर उस टाइमिंग को और एक्यूरेट टाइमिंग निकालने के लिए गोचर निकाल लगा के हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे कि प्रॉमिस आप कैसे लगाते हैं कि शादी होगी या नहीं, हाँ या ना, तो ये प्रॉमिस निकल गया। शादी होगी तो कब होगी, तो दशा भुक्ति अंतरा, दूसरा स्टेप हो गया। दशा भुक्ति अंतरा में आपको पता लगा कि इस कालखंड में होगी, मतलब जैसे कि 2025 में आपने कहा भी अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में होगी।
अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अगले 2025 में कौन से महीने और कौन से दिन होगी, तो आप गोचर लगाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस है। आपने अगर ये एक इवेंट के लिए समझ लिया, जैसे शादी के लिए, तो चाहे फिर दूसरा इवेंट हो, जैसे विदेश जाने का हो, नौकरी लगने का हो, संतान के बारे में हो, प्रोसेस विल रिमेन द सेम, क्वेश्चन विल चेंज, but the process to answer that question will remain the same. क्वेश्चन में चेंज, ओके। तो ग्रह बदल जाएंगे, हाउस बदल जाएंगे, बट हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसमें रटना रटाना नहीं पड़ता। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव। इसके साथ आपको एक कोई भी सॉफ्टवेयर भी मिलेगी। तो अभी एग्जाम्पल में आप उसका जो फ्रंट व्यू है वो देख लोगे। मैं अलग से अभी खोल कर नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए हमको ये समझेंगे कि जोडियक सिस्टम क्या होता है क्विकली। देखिए ये येलो वाला है, दिस इज सन बॉल, इसके अराउंड ये अर्थ चक्कर लगा रही है। और ये जो बेल्ट देख रहे हो इसके चारों तरफ, ये 18 डिग्री की बेल्ट है। इसके एक्सिस से 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे, ये इमेजिनरी बेल्ट है। ये जो हमारे 9 प्लानेट हैं ये इसी बेल्ट में इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ओके। इसी को हम जोडियक कहते हैं, ओके। इस जोडियक को, प्लानेट को, जोडियक में इस टाइम कहाँ है, हम इस जोडियक को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक बार तो हम इसको 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और इसको 27 भाग बराबर भागों में भी डिवाइड करते हैं। वो मैं आगे दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे प्लानेट हो गए मरकुरी, वीनस। तो इसकी डिटेल अभी बहुत ज़्यादा, चलिए मरकुरी वीनस है। अर्थ पे तो हम बैठे ही हैं, इसको हम नहीं लेंगे। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये हमारे प्लानेट हो जाते हैं। नेपच्यून, प्लूटो, ये सैटर्न के आगे प्लानेट है। ये इतने इफेक्ट नहीं डालते हैं मानव के जीवन में, ये बड़ी घटनाओं पे ज्यादा डालते हैं, ओके। और राहु और केतु 2 मैथमेटिकल पॉइंट हैं। दे आर नॉट द फिजिकल एंटिटी, दे आर जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ सन एंड मून, ओके। वो मैथमेटिकल पॉइंट है दोनों, बट स्टिल दे इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो दोज 2 पॉइंट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूर्य के नहीं। परंतु क्योंकि चंद्रमा भी मानव के ऊपर असर डालता है, तो मून को भी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट मानते हैं। देखिए सीधी सी बात है, एक राशि जोडियक मैंने कहा गोल चक्कर है, जो आपको बेल्ट दिखाई थी। 360 को मैंने डिवाइड कर दिया 12 में। तो तो हमारे क्या हो गया, एक डिवीजन 30 डिग्री का हो गया। इस डिवीजन को ही हम राशि कहते हैं, ओके। तो जैसे ये हमारा आपने देखा, ये सर्कल है, इसको आपने 12 हिस्सों में बांटा। थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ मैं अभी। तो आपने देखा 0 से 30 तक एरीज राशि बोलेंगे, 30 से 60 हमारी टॉरस होगी, 60 से 90 जेमिनी। इस तरीके से अलग अलग डिवीजन को हमने नाम दे दिया। तो ये हमारे 12 भाग हो गए, हर भाग का नाम हो गया। ये जितनी राशियां होती हैं इनके नाम हो जाते हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, रेगिस, रेगिटेरिस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। 2 2 राशियों का एक एक प्लानेट लॉर्ड हो जाता है। लियो और कैंसर का एक एक प्लानेट लॉर्ड होता है। चंद्रमा और सन, राहु केतु को कोई लॉर्डशिप नहीं मिलती। डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे, है ना। अभी देखिए नक्षत्र में हम क्या करेंगे। नक्षत्र के अंदर हम एक राशि को 27 भागों में बांट देते हैं, ओके। तो क्या रहा, एक राशि 360 डिवाइड बाई आपने क्या करा 27 में भाग दिया। तो ये हमारी 3 डिग्री 20 मिनट की एक डिवीजन हो गया। ये जो 27 डिवीजन होते हैं, इनको इनका नाम, इनको का भी नामकरण होता है। इनको नक्षत्रास कहते हैं, ओके। तो जैसे हमारी राशियां थी, इसमें आप देखिए 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का,
तो एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। ओके, ये मैंने पीछे गलत लिख दिया था, 3 डिग्री 20 मिनट का पद होता है। तो 360 को जब आप डिवाइड करोगे 27 में, तो हमारा एक नक्षत्र आएगा 13 डिग्री 20 मिनट का। ओके, तो आप ये देख रहे हो 0 डिग्री से लेके 13 20 मिनट तक का हमारा एक नक्षत्र हो गया। देखिए, और फिर 13 20 से 26 40 तक, 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र हो गया भरनी। 30 डिग्री में से 13 20 के दो नक्षत्र हो गए। एक, अब कितनी जगह बची? 3 डिग्री 20 मिनट। ओके, तो यहाँ पे तीसरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, और तीसरा नक्षत्र इसमें फिट नहीं आएगा क्योंकि जगह तो 3 डिग्री 20 मिनट बची है। तो तीसरा नक्षत्र जो कृतिका है उसका एक पद 3 डिग्री 20 मिनट इधर आ जाएगा और 10 डिग्री चला जाएगा टॉरस में। 27 नक्षत्र है, अश्वनी भरणी कृतिका, ये इन सब इनके नाम होते हैं। और 3 3 नक्षत्रों का एक एक प्लानिट स्वामी होता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। वैसे देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज है, डिटेल में तो हम जब लंबा कोर्स होगा उसमें पढ़ेंगे, पर अभी मैं बता देता हूँ जो सबलॉट थ्योरी है वो किस तरह से बेस्ड है। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि कोई भी प्लानट अपनी दशा भुक्ति अंतरा में अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट प्रमुख से देता है, और वो रिजल्ट अच्छे होंगे या खराब वो सब लॉर्ड बताता है। एक बार हुआ क्या था, कृष्ण मूर्ति जी, उनकी कुंडली में चंद्रमा मेरे ख्याल से शुक्र शुक्र के नक्षत्र से जा रहा था। शुक्र का नक्षत्र उनकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी था। उन्होंने कहा आज धन की प्राप्ति होनी चाहिए। वो बॉम्बे में थे, बॉम्बे में महालक्ष्मी रेस कोर्स है, वहां पे हॉर्स रेसिंग लीगल है। उन्होंने कहा लेट मी ट्राई माई लक इन दिस हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में गए वो, और हॉर्स रेस में उन्होंने अपना पैसा लगाया जो भी लगाया, और वो पैसा हार गए। तो वो दो तरीके से उनको, मतलब ही गॉट टू टू शॉक्ड एट द सेम टाइम। पहला शौक तो यह है कि भाई पैसा लगाया, पैसा लूज हो गया। दूसरा शौक ये था कि चंद्रमा शुक्र में जा रहा है, शुक्र जो है धन से संबंधित है, धन क्यों नहीं मिला। तो ही वॉज वेरी वरिड, मतलब ही वॉज वेरी थॉटफुल कि ये क्या हुआ। और ये यही वो घटना है जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने गणपति की पूजा करी थी तो उनको उसका आंसर मिला था। अब वो घर पहुंचे, घर पहुंचे तो उनकी वाइफ ने उनको एक बहुत बड़ा एक बैग दिया कि आपका जो फ्रेंड था, आप आपसे उसने वो कुछ बोरो वो पैसे लिए थे कि मैं अपना कुछ फैक्ट्री में मुझे जरूरत है, तो फिर वो दे नहीं पाया था। आपने कहा था अब इसे भूल जाओ, अब नहीं आते ये पैसे। और आज वो सारे पैसे वापस कर गए हैं, और थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट कमाया, थोड़ा प्रॉफिट भी शेयर किया है। तो इट वाज ए सेकंड शॉक फॉर हिम कि सुबह क्यों नुकसान हुआ, चंद्रमा तो अब भी शुक्र में है, और शाम को क्यों नुकसान हो गया, शाम को क्यों फायदा हो गया, सुबह क्यों नुकसान हो गया। दोनों टाइम चंद्रमा शुक्र में थे। तो देन ही थॉट कि दे इसके पीछे कुछ और भी है, और वो क्या है वो उनको पजल करता रहा। फिर उन्होंने कुछ महीनों तक वो ही वाज इन डीप यू कैन से मेडिटेशन, और काफी उन्होंने आराधना की। देन ही देन ही रिलेटेड एंड ही डिस्कवर्ड, या उनके दिमाग में ये थॉट आया कि जो एक नक्षत्र है वो पूरे 13 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा जाएगा, तो उसको भी जैसे दशा और अंतरदशा का जो क्रम होता है, ओके, जिस क्रम में दशा भुक्ति अंतरा चलती है, और जो उनका पीरियड होता है दशा भुक्ति, इनका दशा भुक्ति अंतरा का, जैसे विषोत्तरी दशा जो नहीं जानते, विषोत्तरी दशा 120 साल की होती है।
इस 120 साल के अंदर हर प्लानेट की दशाएं आदमी अपने जीवन में भोगता है। उस 120 साल अगर व्यक्ति अपना पूरा जीवन जिए तो उसकी आयु 120 साल मानी जाती है। अगर 120 साल जी जाए तो सारे प्लानेट की दशा उसकी जिंदगी में चलेंगी। उसमें से 20 साल तो होगी शुक्र की, ओके, मंगल की और केतु की 6 साल होती है, 7 साल होती है, सूर्य की 6 साल होती है, राहु की 19 साल होती है। तो हर प्लानेट की 120 साल में नंबर ऑफ ईयर फिक्स है और उनका क्रम भी फिक्स है। देखिए, केतु की दशा 7 साल चलेगी, फिर वीनस की 20 साल, फिर सन की 6 साल और फिर चंद्रमा की 10 साल। इसी क्रम में दशाएं चलेंगी। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका चंद्रमा मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा में है, मतलब मार्स उसका नक्षत्र लॉर्ड है, तो उसकी दशा मार्स से प्रारंभ होगी और फिर राहु चलेगी, फिर जुपिटर चलेगी, इस क्रम में चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, नक्षत्र को 9 भागों में बांटा और वो 9 भाग बराबर नहीं है। हर भाग का साइज उस उस भाग का जो लॉर्ड है, उस लॉर्ड को विषुवतीय दिशा में जितने साल मिले हैं उसके प्रोपोर्शन में है। तो दो दो नियम उन्होंने बनाए या पाए। पहला नियम था कि जिस नक्षत्र के हम 9 डिवीजन करेंगे, पहला डिवीजन उस नक्षत्र के लॉर्ड जो होगा वो ही उसका सब लॉर्ड बनेगा। जैसे अगर मैं कृत्तिका के 9 भाग करूंगा तो कृत्तिका का लॉर्ड होता है सूर्य, तो पहले डिवीजन का लॉर्ड बनेगा सूर्य और उसके बाद के जो डिवीजन बनेंगे 8, उनके जो लॉर्ड बनेंगे वो उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में विषुवंतरी दशा में ग्रहों का क्रम होता है। तो सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा आती है, फिर मार्स की, इसी क्रम में हर भाग का एक एक सब का लॉर्ड बन गया। और जो इनका साइज है, तो पहला वाला जो डिवीजन है उसका साइज क्या होगा, क्योंकि इसका लॉर्ड सन है और सन को 120 साल में कुल 6 साल मिले हैं सबसे कम, तो इसका साइज सबसे कम होगा। और जैसे ये राहु है, राहु को सबसे शुक्र है, जैसे शुक्र है, शुक्र को सबसे ज्यादा साल मिले हैं 20 साल, तो शुक्र को सबसे ज्यादा साल मिलेंगे, तो शुक्र वाला जो सब है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसको मतलब मैथमेटिकली कैसे आप निकालोगे कि 120 साल के अंदर सूर्य के हैं, केतु के हैं 7 साल, तो एक साल में कितने होंगे, 7/120 और 800 आप क्या बोलोगे, अगर आप 13 डिग्री 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 800 मिनट हो जाएगा। 13 डिग्री 20 मिनट को आप देखिए कन्वर्ट करेंगे जब, ओके, तो 13 × 60 आपका हो जाएगा, ओके, 780, उसमें 20 जोड़ोगे तो 800 मिनट, ओके। तो वीनस का साइज निकालना है, तो वीनस के 120 साल में 20 साल मिलते हैं, डिवाइड बाई टोटल ईयर 120 × 800 मिनट। तो वीनस का जो सबका साइज होगा 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड, इस तरीके से आते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको समझ में आया होगा। मैं पूछता हूँ आपसे, ये थोड़ा आप लोग समझ पाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर कम टाइम में मैंने कोशिश करी है समझाने की। चलिए आगे चलते हैं। समझ पाए जी। चलिए अब आते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। मेन चीज तो प्रेडिक्शन है, ये तो मैंने आपको टेक्निकल चीजें बता दी, क्योंकि ये केपी की मेन चीज है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करिए जितना आप समझ सकते हो। चलिए देखिए, नाउ फ्रॉम हियर यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। पहला भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो तो बुनियाद है, पर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। देखिए, ये ट्रेडिशनल कुंडली है, कोई भी कुंडली होती है, इसके अंदर जो ये पहला वाला खाना या बॉक्स होता है इसको लग्न कहते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है, किसी भी शहर में पैदा हुए और जिस टाइम पैदा हो रहा है,
उस टाइम उस शहर में पूरब दिशा में जो राशि उदित होती है उसका नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। 1 का मतलब है कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली होगी उस पे मेष लगन उदित था तो 1 लिख दिया। तो 1 ये जो नंबर है ये डिनोट कर रहे हैं कि राशि है। उसके बाद क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 1 के बाद दूसरी राशि आएगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसी क्रम में लिखते चले जाएंगे। दूसरी चीज होती है जो मैंने आपको बताया था, 4 पिलर होते हैं, उसमें एक पिलर था भाव। तो हर कुंडली में ये 12 भाव हैं। ये जो पहला वाला बॉक्स है ये हमेशा पहला भाव होगा, चाहे दुनिया में किसी की भी कुंडली हो। ये जो लग्न होता है इसी को पहला भाव कहते हैं। देन वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बिकम सेकंड हाउस, इट विल बिकम थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। जीवन में होने वाली सारी घटनाएं इन हाउस से ही सिग्निफाई होती है। जैसे कि किसी की कुंडली में भी पहला घर बताएगा कि उसकी फिजिक कैसी है, उसकी आप कह सकते हो कि बॉडी का रेजिस्टेंस हेल्थ कैसी है। ओके। दूसरा घर बताएगा कि उसकी आर्थिक फाइनेंशियल धन की स्थिति कैसी रहेगी। एक एक घर के बहुत बहुत सिग्निफिकेटर होते हैं, मैं आपको मुख्य मुख्य बता रहा हूँ। उसकी फैमिली के बारे में, धन के बारे में, खान पान के बारे में, उसकी बोलने की क्षमता के बारे में, कम बोलता है ज्यादा बोलता है दूसरे घर से। तीसरा घर बताएगा उस कम्युनिकेशन, उसके छोटे भाई बहन, ट्रेवलिंग। चौथा घर उसकी मदर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी केपी के अंदर चौथे घर से एजुकेशन लेते हैं, और वो भी प्राइमरी एजुकेशन। ओके। और व्हीकल के बारे में चौथे घर से। और भी चौथा घर बहुत कुछ बताता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। व्यक्ति का मॉरल कैरेक्टर भी बताता है, तो बहुत सारी चीजें। पांचवें घर से पता लगेगा संतान के बारे में, स्पेकुलेशन के बारे में, रोमांस अफेयर्स के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में। छठा घर है रोग, रिपु और ऋण। रोग के बारे में, रिपु मतलब उसकी दुश्मन लिटिगेशन के बारे में, और ऋण लोन के बारे में। सातवां घर है स्पाउस और बिजनेस। आठवां घर है क्रोनिक डिजीज। आठवां घर दुर्भाग्य भी है। आठवां घर एक्सीडेंट, ह्यूबिलेशन, अचानक होने वाली घटनाएं। आठवां घर। नवा घर है भाग्य का, पिता का, लॉन्ग ट्रेवलिंग का, और हायर एजुकेशन का। तो एजुकेशन केपी में 2 हाउस से आ गई, विच आर हाउस नंबर 4 एंड 9। 10वां घर है उसका प्रोफेशन, कौन सा करेगा, बिजनेस करेगा, सर्विस करेगा, कौन सी प्रोफेशन में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, किस लेवल की नौकरी करेगा, क्लरिकल पर जाएगा, कंपनी का सीईओ बनेगा। 11वां घर है इच्छा की पूर्ति और लाभ का, और 12वां घर है हानि का। ये कुंडली के मेन मेन नियम है। तो कोई भी कुंडली हम अगर ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, कोई व्यक्ति बोले जी मेरी शादी होगी या नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन हाउस नंबर 7। कोई व्यक्ति बोले मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वी फोकस ऑन हाउस नंबर 2। पर केपी के अंदर एक चेंज हो गया, अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। और यही वो चीज है जिसके द्वारा हम बहुत जल्दी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, और जिसके द्वारा अभी हम देखेंगे कि जो नए लोग हैं वो भी कितनी तेज एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जबकि उनको पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, केपी के अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है। 7वां घर मैरिज का है, ये काम करता है ग्रुप, ऐसे हाउसेस पे। कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो उस घटना में मदद करते हैं। तो देर आर 2 ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। एक तो उस घटना को कराने में सहायक है, और दूसरा ग्रुप होता है जो उस घटना को निगेट करता है, उस घटना के लिए डेट्रीमेंटल है या उसके लिए नकारात्मक है। तो जो मेन हाउस है, जैसे 7वां अगर शादी का है तो वो प्राइमरी हाउस है। शादी की हेल्प कौन कौन करेगा,
देखिए दूसरा घर कुटुंब का भी है, वंश वृद्धि का भी है। तो शादी जब करेगा तो वंश वृद्धि उसके साथ जुड़ी हुई है। पहले तो लोग शादी करते थे, बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई शादी कर दो, हमें वो चाहिए छोटा बच्चा। राजा महाराजा कहते थे हमें वंश बढ़ाना है, कुछ भी हो। तो वंश वृद्धि शादी के साथ जुड़ी हुई है। तो यू कैन से इट इज ए सपोर्टिंग हाउस फॉर मैरिज। और 11वां घर कुंडली में इच्छा की पूर्ति का है। शादी की इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी, तो ये 11वां घर है, तो ये भी तो शादी से जुड़ेगा। अगर किसी की शादी की इच्छा ही नहीं है तो क्यों शादी कहाँ करेगा। अब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है शादी नहीं करी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है नहीं करी शादी। आज शादी के लिए बोले तो लाइन लग जाएगी, पर उनकी इच्छा नहीं है। तो 11वां घर भी जरूरी है। तो वीकेंड से शादी के लिए हमारा 7वां घर तो प्राइमरी हो गया, और ये 11वां घर, ये 3 हमारे हाउस हो गए। इसको हम कहेंगे सपोर्टिंग हाउस। 2 7 11, मतलब 7वां घर अगर 2 और 11 से लिंक है तो शादी होगी। अब एक चीज और समझनी है, मैंने आपसे बोला कि 12वां घर शादी का लॉस है, 12वां घर कुंडली का लॉस है। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 12वां घर जिस घर से भी 12वां होता है उस घर का लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पर 12वां घर धन की हानि के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है, 11वां घर लाभ का है। पर अगर मैं शादी की बात करूं, शादी का के लिए जो घर है वो 7वां है। अब मैं 7 से अगर 12 गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो छठा घर 7वें से 12 है। 7वां घर शादी है, तो छठा घर शादी का लॉस हो गया। इसी प्रकार ये वंश वृद्धि का हाउस है। दूसरे घर से 12वां घर पहला है, तो ये वंश वृद्धि का लॉस हो गया। इच्छा की पूर्ति 11 है, इससे 12वां घर 10 है। तो क्या रहा हमारा सपोर्टिंग हाउस फॉर मैरिज। तो 7 11, और डेट्रीमेंटल हाउस फॉर मैरिज। ये 2 ग्रुप बन गए ना हमारे, एक एक हो गया, 6 हो गया, और 10 हो गया। ओके, तो ये 2 ग्रुप हो गए। अगर शादी, हर हाउस का एक सब लॉर्ड होता है। हमने जो बताया था आपको कि हर नक्षत्र के 9 भाग होते हैं, तो ऐसे ही हर हाउस का भी एक सब लॉर्ड होता है। तो किसी भी हाउस का सब लॉर्ड अगर सकारात्मक हाउसेस से संबंध बनाता है तो शादी, तो वो घटना होगी। अगर किसी भी हाउस का सब लॉर्ड उस हाउस से संबंधित नेगेटिव हाउस से कनेक्शन बनाएगा तो शादी नहीं होगी। और दोनों से बनाता है तो घटना होगी, पर उसका सुख प्राप्त नहीं होगा किसी जीवन के एक काल में। तो 7th का सब लॉर्ड अगर 2 7 11 दे रहा है तो शादी होगी, और 1 6 10 दे रहा है तो शादी नहीं होगी, और 2 7 11 और 1 6 10 के मिक्स नंबर दे रहा है तो शादी होगी, पर लेट होगी या शादी में डिस्टरबेंसेस रहेंगी। तो इस तरीके से हर 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 घटना के 2 ग्रुप हो गए। देखिए ये सब्जेक्ट है हारमोनियस डिट्रीमेंटल। मैरिज के लिए हारमोनियस हाउस है 2 7 11, डेट्रीमेंटल है 1 6 10। इसी प्रकार चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होगा, अब मैं खोल रहा हूं इसको, सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए।
सब लोग अपने, चेतन जी म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। मुझे हाँ बताइए, जी मैं मुझे बताइए शादी के लिए मेन हाउस कौन सा, बच्चे के लिए, संतान के लिए मेन हाउस कौन सा है? 2511। सत्या जी बंद करिए, सत्या जी बंद करिए। 5 नंबर, मेरे पास 5 नंबर। ये सब लोग बंद कीजिए, सब लोग म्यूट, सब लोग म्यूट करिए। 5 नंबर है, और इसके, तो 5 नंबर मेन हाउस है। तो दूसरा अगर सपोर्टिंग हाउस होगा ना वंश वृद्धि का, यस और नो। यस। 7 और नंबर। और 11 नंबर इच्छा की पूर्ति हो गई, तो 2 5 11 शायद बच्चे के लिए सकारात्मक हाउस हो गए। और बच्चे के लिए नकारात्मक कौन से हो गए? दूसरे घर से, -1। दूसरे घर से 12वां घर कौन सा है? 1। एक। तो है ना, और दूसरे से 12वां 1 हो गया, और 11 से 12वां, तो 1 4 10 नेगेटिव हो गए। ओके। अच्छा एक चीज और देखिए, मकान खरीदेगा या नहीं। देखिए आप जब मकान खरीदोगे तो कुछ पैसा खर्च करोगे या बिना पैसा खर्च करे खरीद लोगे, ये बताइए। पैसा जाएगा सर। भाई आप अगर, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का मकान ले रहे हो, आप कह रहे हो भाई मुझे तो 90 लाख लोन मिल जाएगा, तो मिताजी 10 लाख तो लगाओगे अपनी जेब से, नहीं लगाओगे? हाँ, यस सर, यस सर। भाई कुछ तो लगाओगे, बैंक कहता है मार्जिन मनी लगाओगे ना, 85% मिलेगा लोन तो। कुछ तो मिलेगा ना। तो इसका मतलब जब आप घर खरीद रहे हो, तो देखिए घर के लिए मुख्य घर कौन सा हो गया? चौथा घर। फोर्थ। फोर्थ। 11 12। और फोर्थ 11। जब आप घर खरीदोगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो कुछ नुकसान होना चाहिए ना, पैसा जेब से निकलना चाहिए, तो 11 हो गया, तो 12 हो गया। और आपको लाभ भी हो रहा है इच्छा की पूर्ति, तो 11। तो सपोर्टिंग हाउस कौन से हो गए? 4 11 12। पर इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका डिट्रीमेंटल हाउस 3 5 10 होते हैं। इसमें जो है, जो बायर है उसके नंबर भी लेने पड़ते हैं। तो इसको आप पर अभी, अभी के लिए इस तरह समझ लीजिए, 3 नंबर तो चौथे से 12वां हो गया, और 5 और 10 ये बायर के लिए हैं, क्योंकि बायर की प्रॉपर्टी 10 नंबर हो जाती है। तो इसको मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। ओके। पर अभी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 3 5 10 है। एक कंडीशन और बिठा लीजिए अपने दिमाग में। देखिए फॉरेन ट्रेवल जब आप जाओगे तो उसमें भी 3 कंडीशन होंगी। एक तो आप अपना घर छोड़ना पड़ेगा ना आप लोगों को, जी। एक आपको लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जी। और एक 12वां घर विदेश का होता ही है। यस। तो 12वां घर तो विदेश का हो गया, प्राइमरी हाउस। 3 नंबर चौथे से 12वां मतलब घर छोड़ना पड़ रहा है, और 9 नंबर मतलब लंबी यात्रा। तो 3 9 12 विदेश जाने के नंबर हो गए ना। इसमें प्राइमरी सर 12 होगा, 9 होगा सर। प्राइमरी 12 होगा, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है। ओके सर। और 12 क्या हुआ? 11। ओके। जी। और आपका 3, 3 का 12 हो गया 2, और 9 का 12 हो गया 8। तो 2 8 11 विदेश जाने से रोकते हैं कितने लोगों को, और जो लोग बाहर होते हैं वो वापस भी आ जाते हैं। तो 2 8 11 में घर वापसी हो जाती है। अब आप एक चीज देखिए, तो इतना समझ में आ गया सबको, ये बताइए। यस सर। हाँ जी सर। अब देखिए अब हमें ये चीज को देखना है किसी कुंडली में। देखिए मैरिज की कुंडली है। अब ये व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई मेरी शादी होगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा है, जिस भी घटना के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है हम उस हाउस का सब लॉर्ड चेक करेंगे। हाउस का सब लॉर्ड बताता है कि घटना होगी या नहीं। तो क्या करेंगे हम? 7वां घर देखेंगे। देखिए ये 7वां घर है। देखिए एक सेकंड। देखिए आपको ये, देखिए हमको ये, देखिए सुनिए, हर प्लानेट के
सिग्निफिकेशन है, ऊपर प्लानेट के हैं, नीचे हाउस के हैं। देखिए हाउस नंबर 7, ये कस्प 7 का मतलब है हाउस नंबर 7। इसके आगे आप देखिए यहाँ पे लिखा है हाउस नंबर 7 में कौन सा साइन है, साइन का लॉर्ड, कौन से नक्षत्र में वो स्टार्ट हो रहा है, और उसका सब लॉर्ड कौन है। तो हाउस नंबर 7 का सब लॉर्ड बताइए मुझे कौन है। मरकरी। 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 अब आपने मरकरी को पकड़ लिया। अब ये 7th हाउस का मरकरी जो सब लॉर्ड है, ये ही बताएगा कि शादी होगी या नहीं। सुनिए, बंद करिए। अगर मरकरी हाउस नंबर 2, 7, 11 से संबंध बना रहा है तो शादी होगी, यस और नो। यस सर। यस। और ये 1, 6, 10 नंबर से संबंध बना रहा है तो। नहीं नो होगा। भाई। और अगर ये 2, 7, 11 से वैसे भी कुछ नंबर आ रहे हैं, कुछ 1, 6, 10 से, तो क्या बोलोगे। शादी होगी लेकिन डिस्टर्बेंस टूट रहेगी। जाएगी। शादी में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम आएगी। और 5 से कनेक्ट हो गया तो टूट जाएगी। 5 से लव मैरिज होगी फिर सर। प्रेम Lovers. विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा। लव तो- मैरिज होगी। तो अब देखिए तो मरकुरी के सिग्निफिकेटर यहाँ देखें, देखिए यहाँ मरकुरी लिखा है, हाँ ये जी। प्लानेट मरकुरी के आगे ये सिग्निफिकेटर है। मतलब सिग्निफिकेटर का मतलब ये है कि ये जो मरकुरी और इसका नक्षत्र का लॉर्ड कौन कौन से हाउस में बैठे हैं और कहाँ के लॉर्ड हैं, मतलब किससे संबंध बना रहे हैं। तो सब लॉर्ड इन हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसमें मुझे कहीं 2, 7, 11 दिख रहा है मरकरी में। सात है। सात है। है 100 करोड़ में 150 करोड़ में सात नंबर है। देखो, अरे बात सुनिए, अरे बात सुनो। रंजीत जी बंद करिए, रंजीत जी बंद करिए, रंजीत जी बंद करिए। देखिए, जब कह रहे हैं कि धनुष बाण से बाण चलाओ, चिड़िया की आंख भेदनी है, तो चिड़िया की आंख देखनी है, चिड़िया को और पेड़ को नहीं देखना। तो 1 और 2 की तरफ मत भागो। शादी होगी या नहीं, कौन से नंबर चाहिए मुझे। 2, 7, 11। तो वो 2, 7, 11 के अलावा कोई नंबर में हमें देखो, बोलो बत। तो 2, 7, 11 में से कुछ दिख रहा है या नहीं। 7 दिख रहा है। 7 दिख रहा है तो अशोक जी शादी तो होगी, पक्का हो गया ना। जी। अब उसके बाद वो कहता है कि मेरे प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी आ रहा है सर। अब वो कहता है कि मेरी शादी हारमोनियस होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 6 तो नंबर है सर। तो शादी के तीनों नकारात्मक नंबर आ रहे हैं, नकारात्मक 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। जी 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 तो शादी में ट्रबल रहेगी, जी शादी में लेट होगी। जी। तो सर आपको अगर 8 से सर उठाए तो इसमें लिटिगेशन इन्वॉल्व होगा सर, इसमें लिटिगेशन इन्वॉल्व होगा क्योंकि 6 लिटिगेशन का ही बताया था। अरे 6 तो बहुत चीज देगा, ये तो कंपटीशन भी देगा, ये तो बीमार भी करेगा। तो जी वो जी चीज आगे समझोगे, सारी चीज थोड़ी दे देगा वो। 12 नंबर है, 12 नंबर विदेश भी बेचता है, जेल भी बेचता है, अस्पताल भी बेचता है, हॉस्टल भी बेचता है। तो सारी चीजें थोड़ी बेच देता है। वो किस से रिलेशन बना रहा है, ये इसको अशोक जी हम डिटेल में समझेंगे। अभी 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 6 नंबर किससे संबंध बना रहा है, 7 से। मतलब शादी में प्रॉब्लम आएगी। ओके। तो अब आप ये बताइए, इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं होगी, इसका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, और इसकी शादी सुखद रहेगी या नहीं रहेगी। इसको शादी देखने होगी में, लेकिन सुबह नहीं होगी। अबे प्रेम सुनिए, विवाह भी। अरे सुनिए, इसको देखने में आप लोग बताइए कितना टाइम लगा। 1 मिनट। लेस देन 5 सेकंड्स। अब ये बताइए, इस चीज को ईमानदारी से अगर हम देखेंगे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, और आपको क्या ये सोचना पड़ा कि होएगी नहीं होगी, होगी, क्या ये सोचना पड़ा। मतलब आप नहीं। दुविधा में रहे कि होएगी या नहीं होगी, बोलूं या नहीं होगी। नहीं नो सोचा। सर। और जब आपका क्लाइंट आता है, वो आपको 2 मिनट में समझ जाता है। जब आप कहते हो ना होगी या नहीं होगी, अगर आप कहो ना हो सकती है, तो क्लाइंट कहता है यार ये तो खुद ही पक्का नहीं है, हो सकती है, हो सकती है क्या होता है, ये हो सकती है इज नॉट आंसर। ये तो सबको पता इसको है हो ज्योतिषी सकती नहीं है। आती। इसका मतलब ये भी, इसको इसको भी आधी अधूरी आती है, तुक्का मार रहा है ये। तो जब आप ये कहोगे भाई होएगी, होएगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी,
एकदम यस और नो, वो आंसर आप केपी में दे सकते हो और किसी विद्या से नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब मैं बोलूंगा डॉक्टर मनोज जी से। डॉक्टर मनोज जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर, यस सर। अब आप मुझे ट्राई करोगे कि इसके संतान होगी या नहीं, थोड़ा सा ट्राई करके देखो। आप नए हो, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। अब क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन क्या हो गया कि संतान होगी या नहीं। तो पांचवे घर का सब लॉट देखूंगा, संतान के लिए कौन सा घर है मेन घर, पांचवा घर। 5 नंबर। 5 नंबर। तो देखिए पांचवे घर का सब लॉर्ड कौन है, इसका भी मरकुरी है ना। यस सर। और मरकुरी के आगे नंबर हम देखेंगे, संतान के लिए कौन से नंबर आने चाहिए, 2, 5, 11। यस सर। तो देखिए 5 आ रहा है, तो इसका तो संतान की प्राप्ति तो होगी। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। तो हाउ मच टाइम वी टुक संतान बताने में, ठीक है ना। यहाँ वाला 2 सेकंड। देखिए अच्छा, और देखिए, चलिए ये बताइए कोई मुझे, देखिए ये व्यक्ति बताइए प्रॉपर्टी खरीदेगा या नहीं, भाई इतना बता दीजिए मुझे, कोई भी बता दीजिए। राहुल जी आप बताओ, कोई भी बताओ, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा या नहीं, कौन से हाउस का सब लॉट चेक करूं। 4th हाउस। फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस। तो फोर्थ हाउस का सब लॉट क्या कह रहा है, कौन है? विनस। वीनस क्या नंबर दे रहा है? 11 1 8। 11 1 8। परीक्षा की तो पूर्ति होगी। 11 तो फिर बाई करेगा ये। 11 8। हाँ। जो नंबर है मैं 11 आ रहा है या नहीं? 11 11 आ 11 रहा है। आ रहा है तो भैया मकान खरीदेगा। अब थोड़ा सा और जान जाओगे तो ये भी कह दोगे कि इसको वसीयत में मिलेगा, 8 सर। 8 पेरेंटल पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब वसीयत में प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, 8 11 आ रहा है। पिता से 8 हो गया, 9 का 8 हो गया। नहीं, डबल 8 भी तो 8 8 नंबर है, वो एंसेस्टर, हाँ पिता विरासत। का। विरासत, तो विरासत से लाभ हो रहा है ना। घर का संबंध किससे हो रहा है? विरासत से और लाभ से। सर किसी 8 को नंबर से मुश्किलें भी तो आ सकती है। मुश्किलें जब आएंगी जब आठवां, देखिए आठवां का देखिए सजल जी, ये चीज हम समझेंगे, हर घर अच्छी चीजें भी देता है, बुरी भी। कुछ कुछ लोगों को उस घर की अच्छी चीजें मिलती हैं, कुछ को खराब। 12वां घर विदेश यात्रा कराता है, धन कमाता है, जेल भी तो भेजता है। बिल्कुल। तो क्या हर व्यक्ति जो विदेश जाता है जेल जाता है, या जो जेल जाता है विदेश भी जाएगा? है ना। तो जी क्या जरूर। है, उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है 12 से? 12 का संबंध 3 9 से हो रहा है तो विदेश जाएगा, 3 8 से हो रहा है तो जेल जाएगा। ये चीज समझने में 20 साल लगते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज। एक घर 10 तीन, छठा घर, छठे घर से आईआईटी में भी सेलेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग में डॉक्टरी में सेलेक्ट हो गए, कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए, आपके टेंडर पास होंगे बड़े बड़े करोड़ों रुपए के, लिटिगेशन में मुकदमे से भी जीतोगे, और छठे घर से बीमार भी पड़ेगा व्यक्ति। तो आठवां घर, आठवां घर दुर्भाग्य का है, आठवां घर छप्पर फाड़ के पैसा भी देता है। आठवां घर आपको सर्जन या डॉक्टर भी बनाता है। तो आठवां घर किसी को छप्पर फाड़ के देता है और किसी का बैंड बजा देता है। तो वो कुंडली में है कि किसका बैंड बजा रहा है, किसका, वो ही तो हमको पढ़ना होता है। बस ये चीज हमको जिस दिन डिफ्रेंशिएट करनी आ गई, हम बढ़िया अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए। 8 का संबंध क्या हानि से हो रहा है? 8 का संबंध तो प्रॉपर्टी से और इच्छा की पूर्ति से हो रहा है। तो क्या टेंशन है, प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा अचानक बैठे बैठे। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, पर मेन ये है कि इसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमें कितना कितना टाइम हुआ बैठे हुए एक साथ, 1 घंटा सवा घंटा, 1 घंटा सवा घंटा।
पर क्या हम 1-1.25 घंटे बाद इस लेवल पे आ गए हैं कि हम शादी की बात कर रहे हैं, घर बेचने, घर पाने की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं? तो क्या सजल जी ये किसी और एस्ट्रोलॉजी से संभव है? मुझे कोई ईमानदारी से बता दे। नहीं संभव है जी। No, संभव sir, नहीं है, not possible. सालों साल लग जाते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंटली। मेन चीज है कॉन्फिडेंटली। राइट सर, राइट सर। इवन पाराशर में सर इतना हमें मतलब बहुत दिक्कत आ रही है सर ये बोलने के लिए, क्योंकि वो ट्रांजिट भी देखना है, दशा भी देखना है, अंतरदशा देखना है, उसका लॉर्ड देखना है, उस पर दृष्टि देखना है। सर वो बहुत वो कंफ्यूजन हो जाता सबको है सर। सबको देखना होता है, और उसके बाद भी आप आधी चीज लगा पाओगे। जैसे उसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो गारंटी है कि 95% लोग D4 चार्ट नहीं देखते। Sir, sir, I have a question. हाँ राहुल जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये जो फॉर्मूलास वगैरह जो आपने शेयर किए, तो सर मतलब जैसे आपने बताया वैदिक वगैरह में इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू जज एंड प्रिडिक्ट करना के चीजों की प्रिडिक्शन करना, एंड एक्यूरेसी उसमें रियली टफ है। इसके क्योंकि वो अंदर सर जजमेंटल एक्यूरेसी है, इतना वो परफेक्ट कैसे आता है? क्योंकि वो जजमेंटल है। राइट वो सर, जजमेंटल है क्योंकि उसमें 10 तरह के नियम लग गए। एक कह रहा एग्जैक्टली, है ये होगा, दूसरा उसका उल्टा बोल रहा है ना? बिल्कुल सर, तो और उस टाइम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, फिर क्या बोलूं, क्योंकि सारे योग तो लगेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल। इसके अंदर चक्कर ये है, उसके अंदर पूरी पूरी नॉलेज लगा नहीं पाते। इसके अंदर जो चीज निकल के आ रही है, ये रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप है, ये मैं बता रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये ही एस्ट्रोलॉजर के समझ में नहीं आती। जैसे सजल जी ने बोला था 8वां घर है, इसको नुकसान तो नहीं होगा, ये ही पढ़ना नहीं आता 15 साल तक। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे 12वां घर है, उसको 12वें घर की दशा चल रही है, डरा देंगे आपको बिल्कुल कि हानि होगी हानि होगी। 8वें घर की दशा होगी, डरा देंगे आपको। अरे भाई, 8वां 12वां रिलेशन किससे बना रहा है? 12 3 9 से संबंध बना रहा है, वो तो विदेश जाएगा। 11 से संबंध बना रहा है, क्या दिक्कत है? 12 3 8 बना रहा है तो चीज अलग हो जाएगी। ऐसे ही 8वां घर है, छठा घर है, उसकी रिलेशनशिप इसमें निकल के आती है। और दूसरा, अब आपको ये बड़ा आसान लग रहा है कि मरकरी 2 10 9 12 दे रहा है, ये बड़ा सिंपल लग रहा है देखने में। और जब इसको बैकग्राउंड से आप देखोगे, ये नंबर ऐसे ही नहीं आ गए। 2 10 9 12 बता रहा है कि मरकुरी कौन से घर में बैठा है, कौन से घर का लॉर्ड है, वो चीज इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है नंबरों में। साथ ही इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन से घर में बैठा है और कौन से घर का स्वामी है, इन सब को जोड़ के नंबर बने हैं। और जब आप नंबर में चीजें पढ़ते हो, तो आप इमीडिएट बताते हो कि दैट रिलेशनशिप वो बन रही है या नहीं। भाई ये बंद करिए, क्यों क्यों ये खुला रखते हो? जब आपको क्वेश्चन पूछने की मैंने फ्रीडम दी है सब लोगों को, तो पूछ सकते हो। ओके, देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल है। दूसरा घर है, 11 से संबंध बना रहा है, धन लाभ हो रहा है। 12 से संबंध बना रहा है, धन लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, इसलिए ये बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? अगर इसमें बिजनेस देखना हो तो देखिए, और सुनिए, इसके अलावा हम बहुत सी चीजें, मिसिंग पर्सन, डेड और अलाइव, थेफ्ट और रिकवरी, लोगों का पैसा फंस गया कि मैंने फ्लाइट में। संजय जी, मित्ता जी, ये सब लोग अपना बंद करिए माइक। सब सर मैं लोग। राहुल बोल रहा हूँ सर। सर you know me, I'm doing your financial astrology course. Okay सर, how एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ये मुझे केपी हेल्प कर सकता है सर? मतलब हाँ, अगर आज का ट्रेड उसमें भी प्रॉफिट हेल्प जाना करता है नहीं है, जाना है उसमें तो? भी केपी का भी रोल होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी। ओके, मतलब लाइक मतलब आज प्रॉफिट होगा नहीं होगा, दैट क्वेश्चन वी कैन रेज, राइट सर? ये तो बहुत ही बड़ा आंसर हो गया कि बहुत इसमें तो सारी फाइनेंशियल छुप गई कि प्रॉफिट होगा। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट इट इज वन ऑफ द टूल दैट आई कैन से। But we can use along with those financial astrology course, बिल्कुल, right sir? फाइनेंशियल Okay, एस्ट्रोलॉजी में इसका एप्लीकेशन है। yeah, we are doing that, हमारा इसमें हम चालू है जो सर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे केपी में, Yeah, उसका तो बहुत जबरदस्त रोल है।
ओके सर, ओके, यस, अभी सुनिए, केपी में देखिए और कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कर सकते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंटेंगल्ड मनी आपके पास आएगा जी, मेरे 10 लाख रुपए फंस गए, मैंने बिल्डर को मकान बुक कराया, 10 लाख रुपए फंस गए। मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिए, फंस गए। मैंने माल बना के सप्लाई कर दिया, पेमेंट नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन। प्रश्न कुंडली, क्या मेरा ट्रांसफर होगा? मेरी कंपनी की हालत सही नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? क्या वीजा मिलेगा? क्या बेल मिलेगी? क्या वो मुझसे शादी करेगा या करेगी? मतलब ये भी आप जान सकते हो। बुढ़ापे में कौन सी संतान मेरी हेल्प करेगी? इनकम टैक्स, सीबीआई रेड, स्पाउस कितने बजे पहुंचेगा, कोरियर कितने बजे आएगा, किसी की बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप कर सकते हो। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है कोई। तो मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर मेरा नाम सुकेश है। हाँ तो मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जैसे आप सर बता रहे थे कि केपी एस्ट्रोलॉजी और सर केपी एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी कुंडली रहती है उसके जो प्लैनेट्स रहते हैं वो दूसरी कुंडली के मुताबिक, जैसे पराशरी की कुंडली होगी तो उसका एक साल पीछे चला जाता है। मैंने कुछ ऐसी कुंडलियां देखी, जैसे मैं अपनी ही कुंडली लूंगा, उसमें मेरा जो मून की पोजीशन है वो 6th हाउस में है, पर अगर मैं केपी खोलूंगा तो उसमें 5th हाउस में आती है। सर उसका क्या रीजन, वो मेरे को कुछ अभी तक समझ नहीं आया केपी। देखिए, ये मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, जी सर। ये एक चीज को समझिए। जो राशि चार्ट होता है, राशि चार्ट में क्या करते हैं, एक सेकंड भैया, भैया अपने को सब लोग म्यूट रखें, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार कहना। देखिए, आप एक चीज को समझिए। अरे भाई, क्या हो रहा है ये? देखिए, ये प्लानेट किसी राशि में होता है, 30 डिग्री की राशि होती है। तो मान लो प्लानेट तो किसी, मान लो मेष राशि में 1 डिग्री का भी हो सकता है, 29 डिग्री का भी। तो ऐसे ही हमारे 12 भाव होते हैं। 12 भाव मैंने आपको बताया था, जो लग्न होता है उस शहर में जो राशि उदित हो रही होती है वो राशि लग्न बनती है। जी अब सर। मान लो कोई 10:35 पे पैदा हुआ, मेष राशि मान लो 12 डिग्री चल चुकी थी जब तक, तो पहला भाव लग्न कितने डिग्री पे शुरू होना चाहिए? 12 डिग्री पे ना। ठीक है, जी सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो पहला भाव 12 डिग्री पे शुरू हुआ, तो कोई प्लानेट अगर मेष राशि में 12 डिग्री से कम है तो वो 12वें भाव में पहुंच जाएगा ना। बस ठीक सर, हाँ ठीक सर। समझ गए ना? तो इसमें हम, ठीक सर, ठीक। तो इसके ये इस वैदिक में भी एक चार्ट बनता है जिसको चलित चार्ट कहते हैं। चलित और कुंडली, जी सर। वेस्टर्न के अंदर जो भी भाव है हम वहां से लेते हैं जहां से वो डिग्री स्टार्ट है। ठीक है। और वैदिक के अंदर हम क्या कहते हैं, भाव मध्य की कॉन्सेप्ट होती है, जहां पे आदमी पैदा होता है उससे 15 डिग्री पीछे से भाव शुरू होता है। और राशि चार्ट में हम देखते ही नहीं क्या भाव है, बस जो राशि उदित हो रही है उसको पहला, जैसे मेष है, मेष चाहे 1 डिग्री की सक चुकी हो चाहे 29 डिग्री, उसको लग्न बना देंगे, है ना। और फिर मेष के सारे प्लानेट पहले में आ जाएंगे। तो आप समझ गए ना क्यों आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक। तो ये ठीक सर, बहुत ठीक, समझ गए। इंपॉर्टेंट है, तो इससे जी बहुत सर। एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, जी सर। है ना। हाँ, ठीक, समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आप बहुत क्विकली समझे, जबकि ये बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर मैंने कोशिश करी। चलिए, अच्छी बात है। और कोई? मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर हाँ हाँ, बताइए। राजकुमार पटेल मेरा नाम है सर। हाँ, जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट सिखाएंगे तो कोई भी इवेंट 1 साल के अंदर जो घटेगा वही सिखाएंगे, या उसके बाद भी 1 साल से ज्यादा भी टाइम लेगा ना? कोई पूछेगा शादी कब होगा तो 1 साल के अंदर भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। हम लोग वो भी सीखेंगे या ओनली 1 साल के अंदर जो घटनाएं घटेंगे वही सीखेंगे? वो तो शादी जब होगी उससे मतलब है, हमें 1 साल से मतलब नहीं है। अब बेचारे की शादी 5 साल बाद इस होगी तो ये थोड़ी कहेंगे भाई 1 साल हाँ के ऊपर मुझे नहीं पता, है हाँ ना। सर, तो तो इवेंट्स जो का वही वो सीखेंगे ना सर, पूरा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कोई प्रश्न कुंडली में बनाएंगे। पूरा भैया, चाहे 50 साल बाद हो रही हो जी घटना, है ना, जी जी। 50 साल का मतलब ये है कि अगर उसकी जिंदगी जब तक है, ठीक है। नहीं, आरपी से वही कुछ, आरपी से जब बनाएंगे तो पता चलेगा ना आर सर। भी नहीं, वो डीबीए से पहले देखा जाता है कि दशा भुक्ति अंतरा कौन सी दशा भुक्ति अंतरा में होगी,
फिर गोचर की सहायता से उसकी फाइन ट्यूनिंग करके हम पता लगाते हैं कि कौन से महीने, कौन से दिन, कौन से क्षण वहां तक आप जी पहुंच सर। सकते हो। ठीक। तो इसमें साल वाला का कोई चक्कर नहीं है। दशा भुक्ति अंतरा कब आएगी, कोई बोले विदेश कब जाऊंगा, अब विदेश का दशा भुक्ति अंतरा 12 साल बाद चल रही है, तो 12 साल बाद ही बताओगे। जी सर। ठीक है। तो इसके लिए हम आरपी यूज करेंगे या सर? आरपी तो सब जगह यूज होता है। आरपी तो जी सर। जब डीबीए निकालोगे तो कौन सा डीबीए सबसे पावरफुल है, वहां भी आरपी की जरूरत पड़ेगी। आरपी की ठीक तो है बहुत सर। जगह यूज है। ओके सर। थैंक यू और, सर। और किसी का कोई कोई सर प्रश्न? स्मॉल डाउट सर। हेलो। हेलो। Yes. हाँ 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 जी, हाँ जी। हेलो आप बताइए बताइए। सर, ये रेमडीज कैसा प्रिडिक्शन सर ये? एक सेशन रेमेडीज का भी होगा, जिसमें एक एक सेशन रेमेडीज के बारे में भी समझेंगे। कुछ टाइम ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजर उस टाइम प्रेडिक्शन करता है, एक्यूरेट होती है। कुछ टाइम ऐसा होता है नहीं सही होती हैं, किन लोगों पे रेमेडीज लगती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जो एक सेशन हमारा पूरा रेमेडीज के ऊपर होगा। ओके ओके सर, वो क्लास में भी है सर, हमको कंफ्यूज नहीं होता है ना, ये भी एक बार सुनना चाहता हूँ आपके क्या क्या स्टाइल में बताएगा इसलिए। क्या कर रहे हो? हेलो। हेलो आप बताइए। सर, हम फाइनेंशियल फाइनेंस, हेलो। एक हेलो सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपका नाम क्या है? सर, किरण सर, वो आपका शेयर नाम ही नहीं मार्केट दिख वो रहा। फाइनेंस हॉस्टल में भी है। किरण किरण सर। अभी करंट वाले कोर्स में हो आप, जो अभी चल रहा है? हाँ है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, हाँ। अभी चल रहे अभी हैं, आपने अपना इसलिए वो ऑन वीडियो हमको वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। रनिंग में, जर्नी में है इसकी। कौन है? हेलो। हर्षित? किरण किरण सर, अच्छा अच्छा के अच्छा, हाँ के हाँ आता, किरण जी, हाँ बोलिए डबल टू बोलिए। डबल पे सर। वो सर सर, हम हाँ जी अभी नमस्कार वो सर। क्लास में भी है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी बोलिए। नमस्कार सर। हम ये क्लास में भी ज्वाइन करने को मन लगता है, हमको थोड़ा केपी में आइडिया है, वो प्रॉब्लम नहीं, बट आप कैसा बोलेंगे ये सुनने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? एक आप मेरे एक साथ टीचर को एक एक अलग अलग मेथड होता है ना। किरण जी मेरे से बात कर लीजिएगा, आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। आप मुझसे तो फोन सर कर मैं लीजिए। डायरेक्ट कॉल कर। हाँ डायरेक्ट मेरे से बात ओके, कर राइट राइट। लीजिएगा। ओके ओके। और हाँ किसी का जी कोई ओके नमस्कार प्रश्न है? सर। ओके थैंक यू। सुशीला जी, सुशीला जी आप कुछ पूछ रही थी? हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे आपने चाइल्ड बर्थ का बताया कि हम फिफ्थ उससे देखते हैं, हाँ और अगर किसी का जैसे सेकंड इशू का कुछ हो, तो उसको हमें सेकंड इशू देखना हो तो फिर हम उसको कैसे देखते हैं? देखो, सेकंड इशू, थर्ड इशू सब कुछ देख सकते हैं। पांचवें घर से जैसे हम पहला इशू देखेंगे, दूसरे इशू के लिए फिर हम जो है सातवें घर को इसमें कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं वो, दैट आई विल टेल यू। ठीक है। ओके। और 30 महीने से, ठीक है, नहीं। और कोई भी संतान हो, वो बहुत डिटेल में चीजें है। मतलब 3 महीने तक की संतान अगर अबॉर्ट हो गई है, 3 महीने से ऊपर है, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर पहले ही संतान है तो भी उसको दूसरे से ही देखेंगे। कुल मिला के सेकंड जैसे संतान हम दूसरी संतान आप सातवें घर से देखोगे। मतलब उसके कंसिडर हमारा 5 की जगह 7 हो जाएगा। हाँ 7 हो जाएगा। यस। ओके, जैसे मान लो किसी को पहला इशू हुआ लेकिन फिर वो नहीं रहा, अब उसको सेकंड होगा या नहीं होगा, उसका इशू हम 7 से देखेंगे। पहला इशू हुआ अगर 3 महीने बाद प्रॉब्लम हुई है, तो सातवें घर से देखोगे। और जो ठीक। प्रॉब्लम 3 महीने से पहले हुई है, तो फिर पांचवें से ही देखोगे। और हेलो। अगर किसी को पहला इशू है और उसको सेकंड चाहिए तो 7वां। तो सातवां, हाँ तो सातवां। यस। ओके। हेलो। थैंक हेलो। सर। हाँ सर, अगर चाइल्ड बर्थ के केस में जैसे 6, 8, 12 भी दिख रहा है और साथ में 9 नंबर भी दिख रहा है हाँ। सब लॉर्ड लेवल पर, तो उसमें हम क्या कह यू। सकते हैं कि इस तरह से संतान मैं वो नहीं? करवा लो, नहीं हो जाएगी। एक सब लॉट के साथ कई नंबर लगे हुए आते हैं, देख क्या रहे हैं?
मेन चीज ही है, हर चीज रिलेशनशिप है। क्या आप एक कुंडली करके बना एक ही देते चीज हैं? देखता है इसमें। क्या करो? क्या अभी पिछले कुंडली बनवानी हो कंप्लीट तो बन जाएगी आपसे? दिन में खाली एजुकेशन। अच्छा, आप अकेली एजुकेशन देते हो? अगर कुंडली बनवानी हो तो किससे अप्रोच किया जाए? अब देखिए, तो आप पता कर लीजिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। ठीक। सबके अपने अपने। अभी पिछले प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था कि एक ही सबलॉट के साथ बहुत सारे नंबर आते हैं। कौन से प्रश्न को आप देख रहे हो, उससे रिलेटेड नंबर को लेके हम करते हैं। फिफ्थ सबलॉट। फिफ्थ का सबलॉट है। फिफ्थ का सबलॉट बहुत कुछ देता है, संतान भी देता है, शेयर्स के बारे में भी देता है, क्रिएटिविटी के बारे में भी देता है, ठीक है, लव एंड रोमांस के बारे में भी देता है। तो देख क्या रहे हो? देख रहे हो जिस प्रश्न को, वो सारे नंबर आपको पिक करने होते हैं। तो चाइल्ड बर्थ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अगर 6 8 12 आ रहा है, साथ में 9 नंबर भी आ रहा है। चाइल्ड बर्थ में देख क्या रहे हो? कि कंसीव कब होगा, चाइल्ड कब होगा, अगर काहे तो किसी का 2 6 11 देखो, फिर उसमें 9 में कुछ नहीं देखना है। 9 9 जब देखोगे, अबॉर्ट दिख रहा है, अबॉर्ट क्यों होएगा, तो उसके रीजन तो हर चीज का नंबरों की जब जरूरत पड़ती है कि आपके दिमाग में प्रश्न क्या आ रहा है। अगर ये आप कह रहे हो कि कंसीव मतलब संतान होगी या नहीं होगी, तो 2 6 11 देखना है बस। ये फिर सर 9 दोनों हस्बैंड वाइफ के लेवल पर देखना है कि सिर्फ वाइफ के लेवल पर देखते हैं हम? दोनों से देखना चाहिए शायद। चलिए, और कोई पूछे? हेलो। हाँ जी। सुनील जी, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास आप कब बताओगे? ये मंडे होगी। चलिए फिर अब आज के, चलिए ये कोर्स अब हमारा 18 तारीख को शुरू होगा। ओके। हेलो। और मेरा अब आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझे नाइन टू सर जी जीरो फाइव नमस्कार। सेवन टू डबल फाइव नाइन सिक्स पे फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके। और ये स्लाइड मेरे सामने है, इसमें सारे डिटेल है, इसकी आप फोटो ले सकते हो। और अब मैं सर जी सब नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नमस्ते। आप कुंडली देख सकते हो? मैंने भी बताया, मैं कुंडली देखने नहीं, अब देखता नहीं हूँ अच्छा, पहले। मैंने समझा आप बनाते नहीं है। ठीक ठीक, आप एजुकेशन ही देते हो अकेला। तो ये मेरे सामने दिया हुआ है पीपीटी। जिसको कोई डिटेल चाहिए एजुकेशन की, 18 तारीख से शुरू है, वो मेरे से व्हाट्सअप कर सकता है। राइट। इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और चलिए, ऑल द बेस्ट, और थैंक्स एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन। सर क्लास अच्छी रही आपकी सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक। मेरा जवाब नहीं दिया। आपने क्या क्वेश्चन पूछा, बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, आप ज्ञानी हैं, आप वैदिक भी जानते हैं और केपी भी जानते हैं। हाँ, ज्ञानी। तो चलिए, आप कह रहे हैं, कोशिश करिए समझने की चीजों को। हाँ जी। हाँ, तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है और थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूँ कि वैदिक में हम योग कारक होते हैं, उच्च के घर होते हैं, हाँ ठीक है, और केपी में ये सब कंसेप्ट है ही नहीं। हाँ अगर कोई सिग्निफिकेंट ये बताए तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हाँ इसके बारे में, और इस पर डिसीजन लिया जाता है। हाँ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है। समझो कि मेरा वृश्चिक लग्न है और मेरा भाग्य चंद्र है, वो चौथे स्थान पे है, तो मुझे तो घर मिलेगा, ऐसा वैदिक में मैं कह सकता हूँ। लेकिन केपी में देखो तो ये नेगेट 3 हाउस भी करता है, तो मुझे घर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिला है। ऐसा देखिए, जो भी जो ज्योतिष आप लोगे पंडित जी, हर ज्योतिष के अंदर फर्क आता है। तो जो विद्या पढ़ रहे हो, उस विद्या को उसी विद्या से सॉल्व करोगे तो आएगा। जैसे आप जैमिनी लेके बैठ जाओ, जैमिनी के अंदर आत्म कारक ग्रह पता है आपको? कोई ग्रह जो हाँ, सबसे ज्यादा डिग्री का होता है वो आत्म कारक होता है। 28 आत्मकारक, हाँ। 28 यस। डिग्री का है तो आत्म कारक है। और वो सबसे प्रबल ग्रह होता है, सबसे सबसे हम्म। स्ट्रॉन्ग ग्रह। हम्म। वैदिक करोगे, वो कहेंगे 28 डिग्री का तो प्रौढ़ावस्था में ये ग्रह बहुत कमजोर है। हम्म। अब आप कर रहे हो जैमिनी, 28 डिग्री का आत्म कारक लेके उसको सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह लेके आप उसकी कुंडली की विवेचना कर रहे हो।
और आपके दिमाग में वैदिक घूम रही है, ये तो प्रौढ़ावस्था में है। तो जैमिनी में फिर जैमिनी की दशाएं, जैमिनी के रूल लगाओगे, जैमिनी के रिजल्ट आएंगे। वैदिक करोगे वैदिक की तरीके से, केपी करो केपी की तरह से। केपी में कृष्णमूर्ति जी कहते हैं हर प्लानेट जो उसको देना है वो देगा। कोई प्लानेट केपी में अच्छा नहीं होता, कोई प्लानेट खराब नहीं होता, कोई घर अच्छा नहीं होता, कोई घर बुरा नहीं होता। उस व्यक्ति को वो घर क्या दे रहा है। जैसे छठा घर उसको अगर आईआईटी इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करा रहा है, पॉलिटिक्स में ऊपर ले जा रहा है, प्रतिस्पर्धा में ऊपर ले जा रहा है, उसके लिए छठा घर अच्छा है। दूसरे व्यक्ति को छठा घर कर्जा दे रहा है, बीमारी दे रहा है, उसके लिए खराब है। तो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। एक व्यक्ति को शनि 10वें घर से 11 से 2 से रिलेट करके उसको कंपनी का सीईओ बनवा रहा है। दूसरे व्यक्ति को शनि उसका धन खराब करवा रहा है उसका। तो एक के लिए शनि अच्छा है, एक के लिए खराब है। हमको सिर्फ ये देखना है कि इस व्यक्ति विशेष को कौन सा ग्रह क्या दे रहा है, बस इतना देखना है। इसीलिए ये सिंपल है। वैदिक के अंदर लोग इसी में उलझे रहते हैं कि ये उच्च है, ये नीच है, ये बाल्यावस्था, ये उधर है या उधर है। जो मेन प्रेडिक्शन है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता। हालांकि ये भी वैदिक पर ही आधारित है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम वैदिक। वैदिक तो बरगद का पेड़ है, परंतु केपी के सहायता से आप कोई भी प्रेडिक्शन बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट कर सकते हो। और इस चक्कर में मत रहो कि उसमें ये है कॉन्ट्रडिक्शन, तो हर ज्योतिष में होता है। फलदीपिका पढ़ोगे और पाराशरी पढ़ोगे, उसमें भी कई चैप्टर में कई श्लोक में कॉन्ट्रडिक्शन है। वो तो है, सही बात है। और इसमें भी अब आपने जो सबका किया और सबका सिग्निफिकेंट जो भी बता रहे हैं हाउस, आपने ये बताया, लेकिन आपने इस सबका नक्षत्र नहीं लिया, नक्षत्र लॉर्ड आपने डायरेक्ट अरे सबका जो भी। हाँ, मेरे भाई 1 घंटे के सेशन में क्या क्या बता दूं। ये जो सब लॉर्ड के जो नंबर है उसमें नक्षत्र के नंबर लग के आते हैं। जब मैनुअली करते हो तो देखते हो सब लॉर्ड कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है। ये मैनुअली जब करोगे। पर जब सॉफ्टवेयर में हम सब लॉर्ड के आगे नंबर देखते हैं, उस पर नक्षत्र लॉर्ड के नंबर लग के आते हैं। अच्छा, वो जो 4 स्टेप थियरी कहते हैं वो सब 4 इसमें आ स्टेप जाती थ्योरी है। नहीं है। अरे आप सारी चीज खिचड़ी बना दोगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति में जो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड है वो लग के आता है। 4 स्टेप थ्योरी में तो अलग कहानी हो जाती है। एक चीज पकड़ो, 10 चीज पकड़ोगे, कंफ्यूज रहोगे। ये केपी में ही मैंने पढ़ा है कि 4 स्टेप से 4 स्टेप थ्योरी डिसीजन अलग है कि अभी अच्छा जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझिए। इधर से उधर भागोगे तो कहीं कुछ हाथ नहीं आने का। अच्छा इसके एक अंदर एक सब एक और लॉर्ड होगा। प्रश्न। हाँ, चलिए अब समाप्त करते इसकी हैं। दशा अभी कोई समाप्त पुराने की करते हैं। दशा चल डेमो रही के है। लिए, हेलो डेमो में जितना मैक्सिमम बता सकता हूँ मैं बता चुका हूँ। अभी हेलो ये कोई वैसा लेक्चर नहीं है जो हम प्रोफेशन। अभी कोई छोटा मोटा डाउट है वो पूछिए, इतना लंबा डिस्कशन इस सेशन में नहीं हो सकता है। नहीं और नहीं, वैसे भी अब आप समाप्त, यानी अब इसमें मैं सेशन थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने क्लियर करने को वो अब चाहा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपका दूर करने की। ओके, अच्छा, एक लिमिटेड एक और लिमिटेड प्रश्न है। टाइम में जितना, हाँ बाकी मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा उसमें समझ लीजिएगा। चलिए मैं भी समाप्त कर रहा हूँ, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू, ओके, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर।